नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी आशंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको सिविल केस से जुड़ी कानूनी जानकारी देने जा रहे हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई अदालत जाता है और केस फाइल करता है तो उसे वहां के नियम कानून की जानकारी नहीं होती, इसलिए वो परेशान हो जाता है। आज हम सिविल केस के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि केस कैसे फाइल होता है। सिविल केस या दीवानी मुकदमा में हम अपने अधिकारों के लिए मुकदमा करते हैं, यानी अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो फिर दीवानी मुकदमा किया जाता है। जब भी कभी दो पक्षों के बीच संपत्ति, समझौता या धन की वसूली से संबंधित कोई विवाद होता है, तब मामले को न्यायालय में ले जाने के लिए हमें केस दर्ज कराना पड़ता है ताकि हमें न्याय मिल सके। दीवानी मुकदमा दर्ज कराने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि दीवानी अदालतों को सिविल प्रकृति के तहत आने वाले सभी मामलों के अधिकार प्राप्त होंगे। यदि हम इस प्रावधान के अंतर्गत केस दर्ज नहीं कराते हैं तो केस दर्ज होने के बाद जांच के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा खारिज किया जा सकता है। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी। सिविल केस से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो परमानंद जी, आपको सिविल केस से जुड़े तमाम नियम कानून की जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पर डायल करें और सिविल केस से जुड़ी कानूनी जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। तो 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 0120612793 और 012061279338 दोनों में से किसी भी एक नंबर पर डायल करें और आज के विषय से संबंधित कानूनी सलाह के लिए, कानूनी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को ये समझाएं कि सिविल केस क्या होता है। रेशु जी, आपने एक चीज बताई दी कि अगर किसी की संपत्ति का विवाद हो या कुछ हिस्से का विवाद हो, जमीन जायदाद खास तौर पर इसका विवाद हो तो इसमें सिविल केस होता है। दीवानी के जरिए का सहारा लेना पड़ता है। देखिए, हमारे यहाँ पूरी दुनिया में लगभग 2 तरह के केस होते हैं, एक तो फौजदारी, एक दीवानी। फौजदारी का मतलब यह है कि जिसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो जाए और आदमी अगर कोई घटना, दुर्घटना करता है या कोई और चीज करता है, हत्या, बलात्कार, ऐसी घटनाएं करता है, चोरी करता है, तो वह केवल उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता है बल्कि वो समाज के खिलाफ अपराध करता है। इस नाते उसमें स्टेट माने राज्य भी इन्वॉल्व हो जाता है, जुड़ जाता है। लेकिन दीवानी में आपने ही बताया कि दीवानी में वादी और प्रतिवादी 2 लोग होते हैं। जैसे किसी ने हमारी जमीन हड़प ली है तो हम उसमें मुकदमा करेंगे तो हम वादी हो जाएंगे, जिसने हम के खिलाफ उन्हें मुकदमा किया वो प्रतिवादी हो गया। या जैसे कोई लेबर का केस हुआ, मजदूर मालिक का संबंध हो गया, मजदूर के खिलाफ मालिक ने कोई कार्रवाई की है तो वह मालिक के खिलाफ मुकदमा दायर करेगा, तो उसमें मजदूर जो है वादी हो गया और मालिक जो है प्रतिवादी हो गया। इसी तरह से अगर कोई किसी ने मान लीजिए पैसा लिया है, किसी से रुपया लिया है और रुपया वो नहीं दे रहा है तो उसमें जो व्यक्ति मुकदमा करेगा उसमें एक वादी हो जाएगा और प्रतिवादी हो जाएगा। तो वादी और प्रतिवादी इसमें होते हैं कि सिविल केस के, जो सिविल मतलब दीवानी के केस होते हैं, उसमें वादी और प्रतिवादी होते हैं। उनका काम ये होता है कि वो मुकदमा को फाइल करते हैं, मुकदमा को सिविल कोर्ट में फाइल करते हैं। ये क्रिमिनल केस नहीं होता है, इसको सिविल कोर्ट में फाइल करते हैं और सिविल कोर्ट में फाइल करने के पहले इसकी कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है। जैसे आपको नोटिस देना होगा, नोटिस दे करके आपको कहेंगे कि देखिए आप 15 दिन के भीतर या 1 महीने के भीतर आप इसका निपटारा कर दीजिए, वरना हम आपके खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे। और अगर 1 महीने के भीतर नहीं होता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे और कोर्ट से उसको समन जाएगा, फिर वो उसका जवाब देगा।
और जवाब देने के बाद कानूनी प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। ये है सिविल माने दीवानी मुकदमे का ये शुरुआती काम होता है। जी सर, सिविल केस क्या होता है ये आपने हमारे दर्शकों को यहाँ समझाया। आपसे समझना चाहेंगे कि सिविल केस कौन फाइल कर सकता है, और इसके साथ ही सर ये भी बताएं कि सिविल केस किन किन के विरुद्ध फाइल हो सकता है। देखिए, सिविल केस कौन फाइल कर सकता है? जो प्रभावित व्यक्ति होगा वो फाइल करेगा। जैसे मान लीजिए मेरा जमीन है, कोई मकान है, कोई किस्त है, तो मैं प्रभावित व्यक्ति हुआ ना, कि मैं प्रभावित व्यक्ति हुआ, मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करेगा, बल्कि मैं उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा करूंगा जिसने मेरी जमीन हड़प लिया है, जो मेरे मकान का किराएदार रहा है और मकान से खाली नहीं किया, या मैं किराएदार हूँ और मकान मालिक ने मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया। तो ये 2-3 चीजें होती हैं कि जो प्रभावित व्यक्ति होता है वही इसका मुकदमा दायर कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने 5,000 रुपए या 10,000 रुपए का किसी से लोन लिया और लोन लेने के बाद उसकी अदायगी नहीं करता है, तो वह व्यक्ति जो उसके खिलाफ मुकदमा करेगा वह वादी हुआ, और जिसके खिलाफ किया जाता है वो प्रतिवादी हुआ। जैसे बैंक है, बैंक से मैंने मान लीजिए लोन लिया है 20,000, 25,000 या 10,000, 15,000 रुपए का, और बैंक को मेरे अदायगी करने के 6 महीने के भीतर मुझे ये कहा जाता है कि आप इसकी अदायगी इन किस्तों के आधार पर करेंगे, और अगर मैंने नहीं दिया है तो बैंक उसकी रिकवरी के लिए माने उसकी वसूली के लिए हमारे खिलाफ मुकदमा करेगा। तो यही इसकी प्रक्रिया होती है कि दीवानी में जमीन और जायदाद और धन ऐसी चीजों के लिए जहां पर स्थिति आ जाए कि उसको वसूली करना है या उसको हमको उस हक को प्राप्त करना है, तब हम जाकर के उसको दीवानी कचहरी में ले जाते हैं और दीवानी का मुकदमा दायर करते हैं। ये इसकी प्रक्रिया है, ये खास चीज। सर, इसका प्रोसेस भी आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से इस केस को प्रोसेस किया जा सकता है, कहाँ ये जो सिविल केस है वो दायर किया जा सकता है, इसको थोड़ा और विस्तार से समझाएं हमारे दर्शकों को। जी 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 जी, बात आपने ठीक कहा कि देखिए इसका प्रोसेस क्या है, कैसे दायर किया जा सकता है। मैंने शुरू में ही एक बात कही थी कि इसमें ऐसा नहीं है कि गए और तुरंत मुकदमा दायर कर दिया, इसमें नोटिस देना जरूरी होता है। उसको व्यक्ति को जिसके खिलाफ आप जा रहे हैं उसको समन भेजता है कोर्ट, और आप उसकी नोटिस देते हैं। नोटिस देने के बाद आप कहते हैं कि इसको समझौता करिए, और या नहीं तो हमारा बकाया अदा कर दीजिए। तो अगर वो व्यक्ति 1 महीने के भीतर बातचीत के दौरान आपके मसले को सुलझा लेता है तब तो ठीक है, अन्यथा आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे। कोर्ट के में केस कैसे फाइल करेंगे? आप पूरे केस को पूरी तरह से बताएंगे और किस कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, कोई जुरिस्डिक्शन उसका होता है, उसका क्षेत्राधिकार होता है कि किस क्षेत्र में जिस जिले का मामला होता है, जिस क्षेत्र का मामला होता है वहीं पर उसका क्षेत्राधिकार होता है। उसी क्षेत्राधिकार वाले जज के सामने उसको पेश किया जाता है, और उसमें सबसे जरूरी चीज होती है कि उस व्यक्ति का नाम और पता दिया जाता है। फिर उसको आपको एक और चीज होगी कि उसमें वकालतनामा लगाना पड़ता है, एक वकील करना पड़ता है, वकील का वकालतनामा लगाना पड़ता है। जब वकालतनामा लगा देते हैं तो वह व्यक्ति कोर्ट में केस को फाइल करता है। जब कोर्ट में केस को फाइल हो जाता है तो कोर्ट देखता है उस चीज को कि क्या मामला है, फिर उसको कोर्ट समन भेजता है, और समन भेजने के बाद उस व्यक्ति से कहा जाता है कि आप अमुक अमुक तारीख को आप यहाँ पर उपस्थित हो जाइए, 10 बजे या 11 बजे आप उपस्थित होइए, और अगर आप नहीं उपस्थित होते हैं तो आप किसी अपने वकील के माध्यम से इसमें पेश हो जाइए, और अगर नहीं पेश होते हैं तो आपके खिलाफ एक तरफा फैसला कर दिया जाएगा। उस संबंध में ये नोटिस में दिया जाता है। एक बार मान लीजिए, 2 बार, कई बार वो नहीं लोग पेश हो पाते हैं तो वहां पर किसी न किसी तरह से घर के लोगों से कह देते हैं कि देखिए वो बाहर हैं, या कुछ ऐसी चीज जो सामान्य तौर पर हिंदुस्तान में होता है कि उनका तबीयत खराब है, वो नहीं आ सकते हैं, इस नाते 1 तारीख दे दी जाए, 2 तारीख दे दी जाए, और 1-2 तारीख के बाद भी जब कोई नहीं आता है तो कोर्ट उसको कहते एक तरफा फैसला करता है, उसको एक्स पार्टी डिसीजन कहते हैं। एक्स पार्टी डिसीजन का मतलब कि जो हमने कहा है, वादी ने जो कहा है, आपकी वो बात मान ली जाएगी, क्योंकि आपको इसके विरोध में कहने के लिए कुछ है ही नहीं। तो जब आपको कहने के लिए नहीं है तो इसका फैसला किया जाएगा। और यही की स्थिति है कि आप कहाँ क्षेत्राधिकार में आप अपने बात को पूरी तरह से समूल रूप से रख कहिए, और फिर वकालतनामा लगाइए और उसमें कोर्ट फीस दीजिए। देखिए ऐसा नहीं है आप आए कोई सिर उठाया और चला गया कोर्ट में, नहीं। कोर्ट का उसमें ये होता है कि इतनी फीस आपको देनी पड़ेगी। जैसे
तो 50,000 के मामला है, 50,000 की संपत्ति का मामला है या 5 लाख की संपत्ति का मामला है, तो एड वैलोरम उसको कहते हैं कि यानी उसके मूल्यानुसार आपको फीस की एक सीमा होती है। कोर्ट में डिसाइड किया जाता है कि इतनी फीस आपको देनी पड़ती है। वो रजिस्ट्री वाले ही इस चीज को डिसाइड कर देते हैं कि अगर 5 लाख का मुकदमा है तो इतनी फीस कोर्ट जमा करनी होगी, तब जाकर के आपका कोर्ट में आपको इसको लिया जाएगा, अगर टेकअप किया जाएगा, अन्यथा टेकअप नहीं किया जाता। तो मुख्य चीज है कि कोर्ट फीस और वकालतनामा और क्या क्या चीजें आपको कहनी है, कौन कौन सी चीज कहनी है, ये सारी चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए। आपको रिलीफ क्या चाहिए, माने आपको अगर कोर्ट आपने केस किया है तो आपको क्या रिलीफ चाहिए, कौन सी चीज राहत चाहिए, ये आप हमको कोर्ट को बताएंगे। और सबसे जरूरी चीज होती है कि उसी क्षेत्र अधिकार में, जैसे मान लीजिए कहीं आजमगढ़ का मामला है और आप जाके बनारस में कर दें, ऐसा नहीं होता है। आजमगढ़ का मामला है तो आजमगढ़ में ही आपको उस मुकदमे को दायर करना पड़ेगा, बनारस का मुकदमा है तो बनारस में ही दायर करना पड़ेगा। ये 4-5 चीजें खास तौर पर इसमें ध्यान में रखी जाती है। सर, आपने कोर्ट की जो फी है उसके बारे में भी यहाँ पर हमारे तमाम दर्शकों को बताया। मैं आपसे स्टेज के बारे में भी समझना चाहूंगी। यहाँ पर क्या सिविल केस में भी कुछ स्टेज होती हैं? देखिए, सिविल केस में स्टेज तो यह है कि आपको कोर्ट की फीस का मतलब एक मूल्यानुसार, हिंदी में उसका अनुवाद है, अंग्रेजी में तो उसको एड वैलोरम बोलते हैं, यानी वैल्यू के अनुसार फीस देनी पड़ती है। जैसे मैंने मान लीजिए कोई ऐसी चीज है, 2 करोड़ की संपत्ति का मामला है। देखिए कई राज्यों में तो आप कितना भी मूल्य की संपत्ति का मामला हो, आप उसको वहां पर कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं, लोअर कोर्ट में ही उसको आप कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा है कि दिल्ली में आप 2 करोड़ तक के मुकदमे लोअर कोर्ट में कर सकते हैं। इसके ज्यादा मूल्य के मामले होंगे तो हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में 10 करोड़ तक के मुकदमे रखते हैं। फिर उसके बाद आपको उसमें दरखास्त दे करके उसको और मूल्य को बढ़ाना पड़ता है, तो वहां पर मूल्यानुसार आपको फीस देनी पड़ती है। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में कितनी भी राज्य का मामला है तो वह लोअर कोर्ट में उस क्षेत्राधिकार में आप फाइल करिए और उसके अनुसार वहां पर फीस जमा करिए और फीस जमा करने के बाद कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। कोर्ट उस चीज को देखेगा कि कैसे इसमें क्या दम है कि नहीं दम है। और फिर देखिए, जब कोर्ट में केस आपने फाइल कर दिया तो कोर्ट समन भेजेगा। कोर्ट समन भेजने के बाद इशूज फ्रेम करेगा, माने क्या क्या खास तौर पर इसमें मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों पर कोर्ट इस चीज को डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद कोर्ट करेगा कि आप देखिए क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कागजात क्या क्या आपके पक्ष में, उन कागजात को पेश करिए। और दूसरे पार्टी को भी ये दिया जाता है कि आप इसको डिनाई करते हुए या इसके खिलाफ या कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करिए और उन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर दोनों चीजों को डिसाइड करता है। फिर दोनों पार्टीज की तरफ से ये आता है कि आप अपने विटनेसेस फाइल करिए, लिस्ट दीजिए हमको, कौन कौन से गवाह होंगे आपकी तरफ से, कौन कौन से गवाह आपके तरफ से होंगे। दोनों गवाहों की लिस्ट बनेगी और उन गवाहों की लिस्ट के बाद एक होता है, शुरुआती दौर पर कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, यानी आपको अपनी बात कहलवानी पड़ती है कि हम ये चीजें, हम इसमें ये कह रहे हैं और जो कह रहे हैं हम शपथ लेकर के कह रहे हैं कि वो सही बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अपोजिट पार्टी को अधिकार दिया जाता है कि आप उस पर जिरा करिए। एग्जामिनेशन इन चीफ की बात करते हैं कि हम उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे, यानी जो व्यक्ति गवाह ने कह दिया, जो गवाह ने कह दिया वो एकदम पूरा मान नहीं लिया जाएगा कि वो ब्रह्म सत्य है। वो ब्रह्म सत्य नहीं है, उसमें आपने जो कहा है हो सकता है कि आपका उसमें कोई मंतव्य रहा हो, इस नाते उस पर जिरा की जाएगी। अपोजिट का, विरोधी पक्ष का वकील इस चीज पर बताएगा कि आपने जो कहा है वो गलत कहा है और आपने जो कहा है वो सही नहीं कहा है। इन चीजों को आप बताइए, तब जाकर के कोर्ट उसको देखता है। उसके बाद उस पर फाइनल हियरिंग होती है, सुनवाई होती है, तब कोर्ट जाकर के उस पर फैसला लिखता है। ये इसकी प्रक्रिया है सिविल कोर्ट। पांडे जी, और इस विषय से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो आप भी आज के इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब केस किया जाता है फाइल, तो क्या इसके लिए भी कोई समय सीमा निर्धारित होती है या नहीं? देखिए, ये सबसे बड़ी चीज जो है समय सीमा की होती है।
देखिए, लॉ में एक मुहावरा है, एक्सियम उसको बोलते हैं, कि आप अपने अधिकारों के प्रति अगर जागरूक नहीं हैं तो कानून आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा जी। कानून आपकी मदद तभी करता है जब आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। मान लीजिए कोई घटना मेरे साथ या किसी व्यक्ति के साथ हुई है 25 साल पहले, तो 25 साल तक आप क्यों इंतजार करते रहे? तो आप उसको देखिए। तो ऐसे केसेस के लिए कि अगर किसी के साथ कोई इस जंग की चीज हुई है तो आप उसको शुरुआती दिनों में आप देखिए, कोई अपील के बाद अगर कोर्ट ने फैसला दे दिया तो 3 महीने के भीतर आप उसके खिलाफ अपील करिए। और अगर नहीं, मान लीजिए शुरुआती दिनों में कर रहे हैं और आपके खिलाफ ऐसा लगता है कि पता चल रहा है, तो 3 साल के भीतर आप केस कर दीजिए। ऐसा कई चीजों में होता है। एडवर्स पोजेशन की जो बात आती है, जैसे मैंने किसी की जमीन को हथिया के रख लिया है, 12 साल तक मैं उस पर कब्जा बनाए हुए हूँ और वो रिकॉर्ड में मेरा नाम चला जा रहा है, तो कोर्ट इस चीज तो मान के चलता है कि 12 साल तक आप सोए थे अपने अधिकारों के प्रति। निश्चित तौर पर आपको अधिकार का अब उसका उपयोग करने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। लिहाजा वो व्यक्ति जो एडवर्स पोजीशन में था 12 साल तक, अब 12 साल के बाद उसी का अधिकार हो जाएगा। तो ये खास चीज होती है कि आप जितनी जल्दी हो आपके अधिकारों का हनन किया गया है तो आप उस चीज को वहां पर बता दें, ले जाएं। तो यही तभी होगा कि मान लीजिए किसी का डाइवोर्स का मामला हुआ, आपने केस लगाया, आपने मेंटेनेंस का केस हमने लगाया है, मेंटेनेंस का केस लगाया और हमारे नहीं दे रहा है कोई आदमी, तो हम क्या करेंगे? आपको तुरंत वहां पर हमको कोर्ट के नोटिस में ले आना पड़ेगा कि हमारा मेंटेनेंस हमको नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा कोर्ट इन चीज को डायरेक्शन दे कि हमको मेंटेनेंस दे। तो सबसे जरूरी चीज होती है वो समय सीमा की, लिमिटेशन एक्ट जो है यहाँ पर आ जाता प्ले में, वो तुरंत आ जाता है, क्योंकि 3 महीने के भीतर आपको केस कर देना चाहिए। और कई जगहों पर 3 साल का समय सीमा होती है, वो समय सीमा देखनी पड़ती है। लेकिन एडवर्स पोजीशन वाली जो मामले होते हैं वो 12 साल के होते हैं। कई चीजों के लिए ध्यान पड़ता है कि कितने का समय होता है, इसका कंसल्ट कर लेना जरूरी होता है। उसी समय सीमा के भीतर केस कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा उसका दुष्परिणाम होता है जो कि वादी को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी सर, ये तो यहाँ पर समय सीमा को लेकर बात हुई। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जब जजमेंट हो जाता है तो उसके बाद उसका पालन किस तरीके से होता है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, अगर मान लीजिए फैसला हो गया, फैसले के बाद आप देखेंगे कई बार फैसला हो गया और जजमेंट होने के बाद लोग उस पर सोए रहते हैं। तो कोर्ट का काम होता है कि आप उसको एग्जीक्यूट कराइए। एग्जीक्यूशन के लिए आप वहां एप्लीकेशन दीजिए कि हमारे फेवर में ये फैसला कर दिया गया है, इस नाते इसको एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। अब उसको कोर्ट फिर नोटिस देगा और कहेगा कि आपके खिलाफ ये फैसला हो चुका है और ये फैसले का चीज आप मानिए, अगर नहीं मानते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वो उसमें कोर्ट फिर आ जाता है मामले को, फिर ज्यादातर उसमें वादी को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं, लेकिन कोर्ट को ये जब तक आप बताएंगे नहीं कि हमारे पक्ष में क्या फैसला किया गया, कोर्ट इस चीज का सपना तो देख नहीं रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको कोर्ट के पास ये ले जाना पड़ेगा कि ये हमारे केस में फैसला हुआ है और इस फैसले को पूरी तरह से लागू कराया जाए। और वो कोर्ट का काम होता है कि उसको लागू कराए। कोर्ट ही उस पर ध्यान देता है कि अब इसको लागू कराया जाना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पक्ष में कोई फैसला हुआ है और फिर हम उस पर सोए रहे, तो जब सोए रहेंगे तो क्या होगा, उसका परिणाम वो नहीं मिल पाएगा। निश्चित तौर पर आप समय सीमा के भीतर कोर्ट के आप उसमें निगाह में इस चीज को ले आए कि हमारे पक्ष में यह फैसला किया गया है और इस फैसले को लागू या इसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जजमेंट डिक्री और रिव्यू ऑफ डिक्री क्या होता है, इसको भी हमारे दर्शकों को समझाएं। जी देखिए, ये तो कानून का जो स्टूडेंट होते हैं उनको खास तौर पर है। जजमेंट तो ये हुआ जैसे 2 पार्टीज के बीच में अगर मान लीजिए फैसला हुआ है, दोनों का डिसाइड कर दिया गया है, तो कोर्ट उस पर एक अपना जजमेंट दे देता है कि देखिए ये जजमेंट है आपका, ये इसमें हमारा ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, गवाह को लोगों के हम सुनने के बाद, आपका आर्गुमेंट आपकी बहस सुनने के बाद, आपके जो काउंटर जो आया है उसको देखने के बाद, डॉक्यूमेंट्स के देखने के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ये जमीन या कोई ये संपत्ति इनकी होती है या इनको ये दे देना पड़ेगा।
तो ये तो जजमेंट हो गया। कोर्ट जो है इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके एक जजमेंट देता है। लेकिन डिक्री क्या हुई? डिक्री इसका का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए एक दे दिया डिक्री वो पास करता है कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि आपने जजमेंट दे दिया है, इस जजमेंट को हमारे फेवर में डिक्री पास करिए, और डिक्री पास करने के बाद वो डिक्री कहते हैं, जजमेंट नहीं, वो डिक्री ऑर्डर लिखता है कि अब ये डिक्री हो गई और इस चीज को हम डिक्री दे देते हैं। और उसमें चाहे वादी के पक्ष में ही डिक्री होती है, क्योंकि सामान्य तौर पर प्रतिवादी जो है डिक्री के लिए नहीं जाता है, तो सामान्य तौर पर वादी के पक्ष में कोई डिक्री नहीं सामान्य तौर पर आती है, कई जगहों पर हो जाती है, तो उसमें डिक्री कराना पड़ता है। और रिव्यू ऑफ डिक्री क्या होती है? रिव्यू ऑफ डिक्री का मतलब कि जैसे कोई डिक्री पास हुई है और कहीं कोई छोटी मोटी गलती रह गई है और छोटी मोटी गलती हो गई है, तो उस डिक्री को आप रिव्यू कराने के लिए कोर्ट के संज्ञान में ये बात लाएं कि देखिए हमने मुकदमा तो ये किया था, लेकिन आपने ये लिख दिया है, और कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कुछ भी चीज हो जाती है, तो उसके रिव्यू ऑफ डिक्री के लिए एक फिर से एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और वो करना पड़ता है कि वो आप उसकी रिव्यू करा दें, और रिव्यू कर देता कोर्ट में। लेकिन ये रिव्यू ऑफ डिक्री में खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है कि वो कोई ऐसी चीज पर रिव्यू नहीं होता है जो कोई मटेरियल, मान लीजिए कोई आप खास चीजें उसमें चेंज कर दें, तो वर्ड रिव्यू नहीं हो सकता है। वो रिव्यू करने के लिए उसमें केवल वही चीज रखी जाती है जो छोटी मोटी गलती होती है, क्योंकि कोर्ट उसके बाद फंक्शस ऑफिसियो हो जाता है, और कोर्ट को ये अधिकार नहीं होता कि फिर से उसका पूरा पुनरावलोकन करे। जी सर, आज के विषय पर हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।